साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के हैं। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, भू अक्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सकें। सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। आर्थिक मदद, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देशों सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही थी। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी साम्यवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा साम्यवाद और समाजवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 1962, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत में और कई अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए और इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया। इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। गुट निरपेक्ष आंदोलनों के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र
संघ के महासचिव प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अतः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक अक्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया था। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकते हैं। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियार की संख्या को गलत अनुमान लगा सकता है। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए तो सैनिक सरातन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। शीत युद्ध का घटनाक्रम 1947 साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। 1947-1952 तक मार्शल प्लान। पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। 1948-49 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी गई उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। 1950-1953 कोरियाई युद्ध। 1954 वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार। जेनेवा समझौता पर हस्ताक्षर। 19वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन। सिएटो का गठन। 1954 से 75 वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया। 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1961 क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंग्स आक्रमण। 1961 बर्लिन दीवार खड़ी की गई। 1962 क्यूबा का मिसाइल संकट। 1965 डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। 1978 से 89 कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1969 से 89 1979 से 89 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 1989 बर्लिन दीवार गिरी, पूर्वी यूरोप के सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। 1990
जर्मनी का एकीकरण, 1991 सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति। ये दोनों कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाए हैं। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए को एकत्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गाठी। इस कार्टून में दिखाए गए किरदारों के बारे में और जानकारी जुटाई। दूसरे कार्टून में वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस को चित्रित किया गया है। वियतनाम युद्ध के बारे में और जानकारी जुटाएं। चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ। एक नज़र इधर भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मामले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मामले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। इसी कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और इसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयासों की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौरे किए। हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता। हम देख सकते हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्नो और खाना के वामे एनक्रूमो ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों का परिणाम था। इन 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य
देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2019 में अज़रबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना बहुत मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन क्या है? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं तथा तटस्थता का पालन करते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकवाद नहीं। पृथकवाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने पृथकवाद की विदेश नीति अपनाई। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमों में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्धों के अंत के लिए प्रयास किया। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा उनकी जनता को गरीबी से उभारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ादी नहीं पाता। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था, जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल हो गई। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD में टुवर्ड्स
न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक गमाल अब्दुल नासिर 1918 से 70। सन 1970 तक मिस्र के शासक, अरब राष्ट्रपति समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबंध, सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। सुकर्णो 1901 से 1970 इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, 1945 से 1965 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबंध, बांडुंग सम्मेलन के आयोजक, सैनिक विरोध में तख्तापलट हुआ। गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदलती और इसमें आर्थिक मुद्दों पर अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक में मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को चलाए रखने का प्रयास मंद पड़ गया। इसका कारण यह था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विद्रोह। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। भारत और शीत युद्ध। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरा, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रिय थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्ध कालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने और मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरिया युद्ध के दौरान यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में
शामिल अन्य सदस्यों को भी यह कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिकी अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही और उसकी जगह ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाए। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिसमें उसका हित साधना होता था। न कि महाशक्तियां और उनके खेमे के देशों का। दूसरे, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्तियां उसके खिलाफ हो जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है और अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है। दोनों गुटों में कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनीतिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी। यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिक और प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि वे देश साथ आ जाए तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का
गो बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटाने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक है। सीमित परमाणु परीक्षण। सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण और प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। परमाणु अप्रसर संधि NPT। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है, बाकी देशों को ऐसे हथियार शामिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्हें 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार और अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देशों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स SALT I। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर दस्तखत किए। परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि ABM ट्रीटी। सामरिक रूप से घातक हथियारों में परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता। ये 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुए। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स SALT II। वार्ता का दूसरा चरण सन 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1 स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि START I। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने
31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 2, स्ट्रेटेजिक आर्म डिडक्शन संधि स्टार्ट 2, सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए। ये हमारे पास अभ्यास के लिए क्वेश्चन है और इसके साथ